नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। चर्चा तो हम बिहार की ही करेंगे, क्योंकि बिहार में सरकार तो बन गई, एनडीए की सरकार। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। बात यह थी कि 30 जनवरी को ही विस्तार कर देंगे। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बन गए बीजेपी की ओर से, और प्रेम कुमार मंत्री बने। कुछ मंत्रियों ने जेडीयू की ओर से भी शपथ ली, लेकिन पूर्ण रूपेण विस्तार या पूर्ण रूपेण मंत्रिपरिषद, जो मंत्री बने हैं उनके विभाग भी नहीं बांटे गए। और इसके अलावा हमें देखने में यह मिला कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को हम लोग लगातार डिकोड करते रहे। पहले 13 जनवरी, फिर 27 जनवरी, फिर 4 फरवरी। अब प्रधानमंत्री की बेटिया यात्रा 4 फरवरी की फिर से कैंसिल। मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या अड़चने आ गई? क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव का डर समा गया है? खेला हो गए? अब बात कही जा रही कि पहले बहुमत साबित करेंगे, क्योंकि बीजेपी जो एक अनुशासित पार्टी कही जाती है, जहां सारे फैसले आलाकमान लेते हैं, हम ये देख रहे हैं कि विधायकों में मंत्री बनने की जिद इस कदर है कि वे बिल्कुल धमका रहे हैं कि यदि इस बार मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो लोकसभा चुनाव में बता देंगे। कईयों से कमिटमेंट है। जब आपने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पार्टी को, उनके विधायकों को अपनी पार्टी में विलय करा लिया था। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां, अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि किसी खेल की उम्मीद अब भी लोग कर रहे हैं। और आज नीतीश कुमार ने बोलना शुरू किया है। नीतीश कुमार आज जब बोल रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे, तो ऐसा लगा कि वे सालों पहले जैसा बोलते थे। आज उनके वाक्य पूर्ण हो रहे थे, आवाज लड़खड़ा नहीं रही थी। राहुल गांधी को भी जवाब दिया, तेजस्वी यादव को भी जवाब दिया, और यह भी बताया कि हमने किया क्या है। तो इन सारी स्थितियों परिस्थितियों पर हम चर्चा करें, कैसे इसको डिकोड करेंगे अजीत जी। क्यों नहीं मंत्रिपरिषद का विस्तार? और नीतीश कुमार फैसले ले रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो वही रहते हैं, तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग हो गए। अभी कोई अर्जी और पर्ची लगाने का मौका बीजेपी वालों को नहीं मिला है कि वे कुछ कर पाते। इसके पहले ही डीएसपी बदल गए, आईपीएस बदल गए, सब कुछ बदल गए। तो नीतीश कुमार तो अपने स्टाइल में है। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोगों ने तो इस पर चर्चा की है और बहुत कायदे से हम लोगों ने इस पर बात की थी कि जो भी होगा वो सरकार तो नीतीश कुमार अपने हिसाब से चलाते हैं, जी तो वो अपना चला रहे हैं, वो भी फैसला करेंगे। और एक बात तो अभी कल भी हम कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव तक अभी बीजेपी भी कोई उनके साथ पंगा बढ़ाना नहीं चाहेगी। अभी वो जैसे कर रहे हैं वैसे उनको करने दिया जाएगा, कम से कम लोकसभा चुनाव तक। उसके बाद भी उनकी जी सत्ता स्थिर रहेगी, सरकार कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जी तब बीजेपी अपना दखल बढ़ाएगी, तब कुछ ज्यादा दखल अंदाजी बीजेपी की होगी, उस समय तक नहीं होगी। तो जी पहले इसी बात से शुरू करते हैं हम लोग, जो आपने सबसे पहले कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, और क्या विधानसभा में जब बहुमत साबित करने की बात आएगी तो कोई खेला हो सकता है। देखिए, बहुत बिल्कुल। कैटेगरिकली हम फिर दोहरा रहे हैं कि कोई खेला नहीं हो सकता है विधानसभा में। या फिर हम जी दोहरा रहे हैं और लोग कहेंगे कि ऐसे ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो हम इन सब को कंसीडर करते हुए ये बात कह रहे हैं कि कोई खेला नहीं होना है। खेला होना होता तो 10 तारीख को सरकार बहुमत साबित करने नहीं जाती। पहले 12 तारीख को विधानसभा के स्पीकर को हटवाती, जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है, हटवाती। उसके बाद अपना देखती कि बहुमत साबित करने का अपने आप उसी समय बहुमत साबित हो जाता। जी उन्हीं स्पीकर के रहते हुए सरकार जा रही है विश्वास मत अपना साबित करने जा रही है। और जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है, वो भी एक तरह का नॉर्म हो गया। आपको ध्यान होगा कि विजय सिन्हा को भी इसी तरह से हटाया गया था। उनके जी खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस आया था, जबकि उस समय तो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट मिला करके तो बहुमत से बहुत ज्यादा नंबर्स थे। फिर बहुत भी ज्यादा अविश्वास सीटें थी। प्रस्ताव का नोटिस दिया गया, तो वो एक तरह का नॉर्म हो गया है। तो कोई खेला हम्म, होने की जो गुंजाइश है वो बहुत कम है, नगण्य है वहां बिहार में। अब रही बात कि क्यों नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल का विस्तार, क्यों नहीं हो रहा है, विभागों का बंटवारा क्यों रुका हुआ है, प्रधानमंत्री की यात्राएं क्यों टल रही हैं, ये सब जी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हम्म, बीजेपी ने क्या है कि आजकल एक नियम बना लिया है ये, कि हम ये दिखाएंगे जनता को कि हम बहुत डेलिबरेट कर रहे हैं कि हम किसको मंत्री बनाएं।
आपने जो जी। बातें कही वो बात अपनी ठीक है, क्योंकि बिहार बाकी दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ का हम्म। विधायक धमकी दे सकता है, चाहे कितना भी बड़ा आला कमान हो, उसको धमकी दे सकता है यहाँ का विधायक, क्योंकि उसके और सामने संख्या दूसरे बल भी बिल्कुल करीबी है, संख्या बल संख्या भी बल भी बिल्कुल एकदम 128। जी। एकदम वर्ज पर है, बहुमत से सिर्फ 6 का आंकड़ा ज्यादा है, इसलिए भी लोग जी। तेवर दिखा सकते हैं। हम्म। लेकिन ये आप देखिए थोड़ा पिछले ये अभी 6-8 महीने की हिस्ट्री या 1 साल की हिस्ट्री देखिए, तो बीजेपी ने हर जगह बहुत समय लिया है, मुख्यमंत्री बनाने में भी, मंत्रिमंडल बनाने में भी, विभागों के बंटवारे में भी, बहुत जी। समय लिया है। और इसका हम्म। मतलब ये होता है कि बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि हम बहुत डेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बहुत हम्म। विचार-विमर्श कर रहे हैं कि किसको बनाएँ, और बहुत सोच समझ के हम मंत्रिमंडल तय कर रहे हैं। ये बात अभी हम ये बात कह सकते हैं कि बीजेपी ने तय कर लिया होगा कि किसको मंत्री बनाना है और किसको क्या अच्छा। देना है, ये तय करके रखा गया होगा। देखिए, हम्म। अभी आप देखिए 3 राज्यों के चुनाव नतीजे, 5 राज्यों के जिसमें से 3 बीजेपी जीती थी, नतीजे 3 दिसंबर को आए थे हम्म। और अगले 10 दिन तक एक भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली थी। हाँ बीजेपी बिल्कुल। में जहां तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत था और सब राज्य जी। नरेंद्र मोदी के नाम से जीते थे, वहां भी सारे मुख्यमंत्रियों के नाम रुके रहे। तो क्या लगता है, हम्म। हम लोग ये थोड़े मान सकते हैं कि उन लोगों ने तय नहीं किया था कि विष्णुदेव साय को बनाना है या मोहन यादव को बनाना है या भजनलाल शर्मा को बनाना है। जी। बीजेपी के जो आला नेता हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नाम तय कर लिया होगा। लेकिन हम्म। ये मैसेज कि हम हर आदमी से बात कर रहे हैं, हर ग्रुप से बात कर रहे हैं, सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर के हमने नाम घोषणा की है। इतना डेलिब्रेट करने के बाद हमने नाम घोषित किया है। हमने देखा पिछली बार जब जब अजीत पवार आए थे, महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए थे, तो उनके 9 मंत्रियों ने, वो उप मुख्यमंत्री और उनके 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी और 8 दिन तक मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा नहीं हुआ था। हम्म। ये तय नहीं हो रहा था कि वित्त मंत्रालय किसको मिलेगा। एक नाथ शिंदे चाहते थे कि वित्त मंत्रालय वो खुद मतलब नहीं दिया जाए अजीत पवार को, और इस जी। चक्कर में 8 दिन तक विभागों का बंटवारा रुका रहा। सब लोग दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई गए, फिर मुंबई से दिल्ली आए, तब जाकर के विभाग बंटे। तो ये एक तरह का नियम एक बीजेपी ने बना लिया है कि हम फैसला कर लेंगे, लेकिन अनाउंस करने हम्म। से पहले हम सारे सारे लोगों से ये मैसेज बनवाएंगे कि हम सब आदमी से बहुत गंभीरता से इस पर डिलिब्रेशंस हो रहे हैं और बहुत सारे ग्रुप से बात हो रही है, एक एक समीकरण बिठाया जा रहा है, तब उसके बाद हम नाम घोषित करेंगे। देखिए, जी। जेडीयू की तरफ से कौन मंत्री बनेगा हम्म। उसमें ज्यादा कंफ्यूजन तो है नहीं, वो तो आप भी जान नहीं रहे हैं, नहीं। आपको पता है कि जो लोग थे हम्म। अधिकतम अधिकतर उसी में से रिपीट हो जाने हैं, सब लोग उसमें से मंत्री हम्म। बन जाएंगे। बीजेपी इस बार कुछ नया प्रयोग करेगी। देखिए, पिछली बार प्रेम कुमार को मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन इस बार उनकी मंत्रिमंडल में वापसी हुई है। जी। तो इस तरह का हो सकता है कि कुछ जो है वो नए लोग आए जो पिछली बार मंत्री थे। जैसे आप बता रहे थे, आप ही से बात हो रही थी, आपने कहा कि तारकिशोर प्रसाद का नाम अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है, तो हो सकता है कि हाँ, वो वो मंत्री भी। तारकिशोर प्रसाद, संजीव चौरसिया और ये सारे नाम, जनक राम, इनके नाम, मिथिलेश तिवारी, इनके नाम, चूंकि अब तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हो गए हैं और बीजेपी में सिद्धांत है कि 2 पद एक व्यक्ति नहीं होंगे, 1 पद 1 व्यक्ति होगा। तो ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन चुनाव भी है, इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि संगठन सम्राट चौधरी ने ही तैयार किया था। लेकिन एक संदेशा भी देना है कि वैश्य जाति को, फिर दलित को, जनक राम गोपालगंज से सांसद हुआ करते थे, 2019 में उनकी सीट जेडीयू में चली गई थी, तो वो चर्चा भी है कि बीजेपी के अध्यक्ष को। लेकिन हाँ, तो ये एडजस्टमेंट, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा अजीत जी, कि कई विधायक कह रहे हैं कि मौका नहीं मिला तो बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ जाएंगे तो महाराष्ट्र का खेला तो आपने देखा ही है, उनका क्या बिगाड़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति, मैंने कहा ना, कमिटमेंट, बहुत सारे लोगों के साथ कमिटमेंट है और बहुत सारे लोगों के साथ जिद है, बहुत लोगों के भीतर। नहीं, इस बार नहीं बनाया ना तो छोड़ेंगे नहीं। लोकसभा चुनाव भी सामने, बीजेपी डरी हुई है, लठायत कहीं नाराज ना हो जाए। और तेजस्वी यादव ने जब कल वे निकल रहे थे ईडी ऑफिस से, तो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। तो विक्ट्री साइन ईडी के लिए भी था, और वे कह रहे हैं, अपने लोगों को भरोसा दिला रहे हैं, खेला करेंगे। जी। तो ये वही एक पॉलिटिकल मैसेज भी दे रहे थे वो विक्ट्री साइन दिखा करके, चूंकि उतनी बड़ी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हुए थे, तो सबका मनोबल बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि नेता का मनोबल ऊंचा रहे, कम से कम ये दिखे जी। पब्लिक में कि नेता कॉन्फिडेंस में है, वो डिमोरलाइज नहीं है। तो खैर, हम्म। वो तो एक पॉलिटिकल अपना पोस्चरिंग होती है। हम ये कह रहे थे कि बीजेपी में ही है कि कुछ नए प्रयोग होने हैं, जेडीयू में नहीं होने हैं। बीजेपी नए प्रयोग करेगी, कुछ नए चेहरे ले आने की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से। जो लोग पिछली बार मंत्री नहीं थे उनको मंत्री बनाया जा सकता है, जो लोग थे उनको कुछ और कमिटमेंट किया जा सकता है। लेकिन जी। बीजेपी की अगर हिस्ट्री आप देखें, बीजेपी का जो तरीका देखें, तो उसमें कमिटमेंट का कोई बहुत मतलब नहीं रहता है। बीजेपी कहती जरूर है, और
बीजेपी कह देती है और नेता भरोसा भी कर लेते हैं, लेकिन अगर कमिटमेंट पूरा नहीं होता है तो बीजेपी के नेता कहीं जाते भी नहीं है। ये बहुत जी कम देखा गया कि बीजेपी का कोई नेता बागी हो जाए या पार्टी छोड़ दे और विरोध में, बहुत रेयर होता है, ये अपवाद के तौर पर होता है। और ये हम्म, कहने को ये बात हम जो तुलना करने जा रहे हैं उसके बारे में कहा जाएगा कि गुजरात और बिहार अलग-अलग हैं, गुजरात नहीं है बिहार। लेकिन जी गुजरात में हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री भी पूर्व विधायक हो गए। मतलब अब वो विधायक जी भी नहीं है। बिल्कुल। वो विधायक भी नहीं है, ये भी नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो पूर्व विधायक मतलब विधायक हैं या विधानसभा में बैठ रहे हम्म, हैं। एकदम से मुख्यमंत्री और उनका पूरा मंत्रिमंडल पूर्व हो गया, विधानसभा में भी नहीं है। और जी कितने लोग हो गए, आनंदीबेन पटेल जरूर गवर्नर बनी, लेकिन विजय रूपानी के साथ जितने लोग थे, सौरभ पटेल हो, नितिन पटेल हो, भूपेंद्र चुड़ासमा हो, जो बड़े नेताओं के नाम हम ले रहे हैं, इन सबको कुछ नहीं दिया गया। सबको कमिटमेंट था कि आपको लोकसभा देंगे, किसी को था कि राज्यसभा देंगे। ये सब कमिटमेंट थे सबके साथ। कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया बीजेपी ने, उसने पूरा नया लीडरशिप खड़ा कर दिया वहां, और एक आदमी चू नहीं बोला। बिहार का मामला अलग हो सकता है, क्योंकि बिहार में जो आप बार बार कह रहे हैं और वो बड़ा इंपॉर्टेंट आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है, और अगर जी लोकसभा का चुनाव अभी तुरंत नहीं होता तो बीजेपी नीतीश कुमार के साथ तालमेल भी करने नहीं जा रही थी। वो तो हम्म, लोकसभा चुनाव की मजबूरी थी जिसकी वजह से नीतीश कुमार से तालमेल हुआ है। तो लोकसभा चुनाव में कोई कोई किसी तरह की बदमजगी ना हो, किसी तरह का विवाद ना हो, कोई भीतरघात ना हो, ये कोशिश बीजेपी को करनी है। इसीलिए भी इसलिए भी अभी इस पर बीजेपी हर ग्रुप के साथ बातचीत करेगी, हर जाति का हम्म, समीकरण देखेगी। और ये आपको तो ध्यान ही है कि अभी राज्यसभा चुनाव का भी की भी घोषणा हो गई है, तो राज्यसभा के लिए जी भी दो बिल्कुल। उम्मीदवार बीजेपी को तय करने हैं। तो अभी हम्म, जो बीजेपी के सामने चीजें हैं वो ये है कि मंत्रिमंडल कितने मंत्री बनेंगे, इसमें यह भी संभव है कि कुछ मंत्री अभी अगर विस्तार हो भी जाता है, मान लीजिए कि 10 तारीख को बहुमत साबित करने के बाद अगर विस्तार होता भी है, तब भी सारे पद नहीं भरे जाएंगे, तब भी कुछ पद खाली रखे जाएंगे लोकसभा चुनाव के बाद तक के लिए, जो हमने पहले भी कहा था कि हाँ गाजर आपने लटका कहा था। के रखना जिसको कहते हैं कि वो जी लटका के रखेगी बीजेपी। तो पूरा तो सारे पद तो नहीं भरे जाएंगे, हो सकता है कि अभी हम्म, दोनों तरफ से 6-6 या 7-7 लोगों को और शपथ दिला दी जाए, और बाकी लोगों को भरोसा दिला दिया जाए कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। ये हो सकता है कि ऐसा किया जाए, लेकिन उसके पहले बीजेपी को जो अभी वर्ग रह गया, अभी जो मंत्री बनाया बीजेपी ने, उसमें एक कुशवाहा उप मुख्यमंत्री, भूमिहार उप मुख्यमंत्री और एक अत्यंत पिछड़ा मंत्री। तो अभी हर हर जाति से जो कॉम्बिनेशन की जाति है, उससे जी एक एक मंत्री जरूर लेना होगा, प्रतीकात्मक रूप से एक एक हम्म, मंत्री जरूर लेना होगा। अब जैसे भूमिहार को जगह मिल गई है तो भूमिहार को आपको नहीं लेना है, लेकिन एक ब्राह्मण मंत्री लेना है आपको। तो नहीं ब्राह्मण बीजेपी को तो भूमिहार लेना है ना, बीजेपी को तो। अच्छा विजय सिन्हा हो गए। बीजेपी ने विजय सिन्हा को तो बना ही दिया ना, तो जी उसका उप मुख्यमंत्री होगा, तो आप भूमिहार अभी तुरंत नहीं लेना है इमीडिएटली, उनको एक ब्राह्मण लेना होगा अभी इमीडिएटली। लेकिन एक वहां भूमिहारों में अजीत जी जीवेश मिश्रा वर्सेस देवेश कांत हो रहा है कि भाई कौन होगा। देखिए हर जगह लड़ाई है। उधर ज्ञानेंद्र सिंह यानू कह रहे हैं कब तक प्रतीक्षा करेंगे। उधर राजू सिंह कह रहे हैं वीआईपी पार्टी से हम आए थे, मेरा कमिटमेंट था, क्या होगा। नहीं तो दूसरी ओर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर है। तो ये सारी स्थितियां परिस्थितियां हैं। किसी मुसलमान को अब तक नहीं बनाया गया है। नीतीश कुमार तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और बीजेपी से क्या शाहनवाज हुसैन बनेंगे। उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया था, यह भी देखना होगा। हाँ, तो वही अभी एक-एक वर्ग जो अभी जो जोड़ रहे थे, जो कॉम्बिनेशन का जी वोट है। आप देखिए, हम्म, एक है कि ब्रॉडर, आप बड़ी तस्वीर देखिएगा, एक मैक्रो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर है। और अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं कि जो कोर वोट ग्रुप है, जिसका जी वोट गिन करके पार्टी चुनाव में उतरेगी। अत्यंत हम्म, पिछड़ा हम लोगों ने देखा कि पहले दिन प्रेम कुमार को एडजस्ट किया गया। कुशवाहा तो उप मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी अध्यक्ष ही हैं, उप मुख्यमंत्री बने, और भूमिहार को उप मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कोर ग्रुप तो बीजेपी की तरफ से हो गए। कुर्मी बना जी ही दिया है नीतीश कुमार ने, धानु को श्रवण कुमार। राज्यसभा भेजा हुआ है उन्होंने, शंभू पटेल को तो वो एक उस ग्रुप को उन्होंने साधा हुआ है। उधर से हम्म, भी भूमिहार हो गए हैं, एक राजपूत हो गया है। तो एक जो समूह अभी बच रहे हैं, जो कोर समूह है जिनसे एक एक आदमी को लेना जरूरी है, उसमें से ब्राह्मण आएगा। ब्राह्मण जी मंत्री हो सकता है दोनों तरफ से आए, या कम से कम हम्म, एक आ जाएगा जरूर, एक किसी न किसी तरफ से। फिर एक वैश्य समाज से व्यक्ति लिया जाएगा, एक या दो वैश्य समाज, चूंकि उसका दायरा बहुत बड़ा है, उसमें काफी लोग भी बीजेपी के नेता रहे हैं, तो हम्म, वैश्य समाज के किसी व्यक्ति को एडजस्ट किया जाएगा। राजपूत मंत्री एक सुमित कुमार सिंह है, वो निर्दलीय बन गए हैं, लेकिन एक पार्टी की तरफ से भी आएगा। पहले वो जेडीयू देती है या बीजेपी, ये देखना होगा। फिर जो गैर पिछड़ी जातियां हैं, गैर यादव पिछड़ी जाति,
उसमें जी। कोयरी कुर्मी हो गया है, उसमें एक आध और एडजस्ट किया जाएगा इस समीकरण का ही, इसी समीकरण का हम्म। एडजस्ट किया जाएगा, एक और अत्यंत पिछड़ा आएगा। तो ये जो चीजें, एक यादव भी हाँ, आना, नीतीश कुमार तो एक निरंजन कोयली यादव, बनाए, नीतीश कुमार तो अभी एक कुशवाहा बनाएंगे ही बनाएंगे ना। बिल्कुल बनाएंगे, जयंत वही कह राज। रहे हैं। हाँ। हाँ, तो वो बनाएंगे ही बनाएंगे, उनके सामने हाँ, तो मजबूरी है, कैसे कुशवाहा को छोड़ देंगे। वो तो लेंगे ही, हाँ? कुशवाहा उनकी तरफ से भी और आएगा देखिए, ना, आप तो वही अत्यंत पिछड़ी जाति कह रहे हैं, देखिए हरीश सहनी का भाग्य खुलने जा रहा है। बिहार वही वही विधानसभा में अभी भाजपा के नेता थे, क्योंकि मुकेश सहनी फैक्टर है, और हरीश सहनी ही है जो इस रेस में है, और कहा जा रहा है कि उनका मंत्री बनना तय है, कि हरीश सहनी मंत्री बनेंगे, क्योंकि यदि हरीश सहनी मंत्री नहीं बने और सहनी का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, तो एक दूसरा संदेश आ जाएगा। मुकेश सहनी की गाड़ी जाकर कहां रुकती है या बीच में ही फंसी रहती है, यह देखने की बात होगी, लेकिन हरीश सहनी का मंत्री बनना। और आपने ब्राह्मणों की बात की, तो देखिए संजय झा यदि दरभंगा पार्लियामेंट लड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़ रही है वह सीट जेडीयू के लिए, तब तो दूसरी बात है, नहीं तो संजय झा का मंत्री बनना। और उधर से मंगल पांडे की परंपरा ही चलती आ रही है कि मंगल पांडे आ ही जाते हैं, तो यह भी देखने की बात होगी। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस जाति से, किस समूह से व्यक्ति लेंगे। तो अभी कुशवाहा तो अपना जी। नीतीश कुमार को एक लेना ही है। एक यादव हम्म। उन्होंने रख लिया है, जो ठीक है, वो उनके अपने समीकरण का, उसके हिसाब से एक मैसेजिंग के लिए भी वो ज़रूरी था, उन्होंने कर लिया है। तो एक-एक हर जाति जो अभी जैसे अत्यंत पिछड़ा से आप बता ही दिए कि एक और आ ही जाएगा। तो ये जो हम लोग जी। अभी जोड़े, यही संख्या हो जाती है, 10 के करीब ये संख्या बन जाती है। तो 10-12 हम्म। लोग, 14 लोग अभी शपथ दिला दी जाएगी उन लोगों को, और प्रतीकात्मक रूप से एक चेहरा, एक-एक चेहरा हर समूह का रख दिया जाएगा, और फिर बाकी लोगों को कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम आपको आपको मौका मिलेगा, नहीं तो आपके लिए कुछ और उसमें हम उस समय सोचेंगे। या लोकसभा चुनाव जी। लड़ाने के लिए भी कहा जा सकता है। अभी अगला 10 दिन है, बहुमत साबित करने के बाद फिर क्या राजनीति होगी, वो अलग राजनीति होगी। और इस हम्म। बार हो सकता है कि मंगल पांडे को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए भेज दिया गया है, तो उनको हो सकता है हाँ, कि सीमान इंतजार की करना चर्चा है ना, पड़े। सीमान की चर्चा है। हाँ, वो चले गए हैं वहाँ, पश्चिम बंगाल के प्रभारी होकर के चुनाव प्रभारी गए हैं। तो अच्छा। पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया गया है मंगल पांडे को, उनके साथ अमित मालवीय भी हैं और आशा लाकड़ा भी हैं। हम्म। तो ये, और वो बड़ा क्रूशियल स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मंगल पांडे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। 18 जी। लोकसभा सीटें उनको न सिर्फ बचानी है, बल्कि उसको उसमें इजाफा करना है। और अगर वो जी। करने में कामयाब हो गए, तो उनको बहुत बड़ा इनाम इसका मिलेगा, अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत अच्छा करती है तो। एक बड़ी जिम्मेदारी हम्म। उनको दी गई है वहाँ पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी बना करके। तो ये वो सब इस तरह की भी चीजें हैं, अभी उन सबको ध्यान में रखें। और जैसे संजय झा के लिए आपने कहा कि अगर उनको लोकसभा चुनाव लड़ने की उनकी बड़ी दिल्ली तमन्ना है, एक बार लड़े भी, लेकिन अब वो इस समीकरण में चुनाव लड़के और दिल्ली आना चाहते हैं। दिल्ली में जिस तरह जी, से बिल्कुल। उन्होंने जो पर्दे के पीछे की जो भूमिका थी वो निभाई है, तो एक हो सकता है कि उनके नाम पर विचार हो लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो उस वजह से भी वो रुक जाए। लेकिन ब्राह्मण आएगा, उसी तरह से जी। राजपूत आएगा। कायस्थ की एक परंपरा रही है मंत्री बनाने की, और वो रहे थे नितिन नवीन पिछली बार, लेकिन अब नितिन नवीन लोकसभा चुनाव भी लड़ाने की उनको बात हो रही थी। तो जो भी होगा, उस समीकरण से लेकिन भी एक फिर वही आदमी। लगता है जिद्दी हमको कि जो विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो ख्वाहिश है, वो कम होगी, क्योंकि देखिए यदि हम पटना साहिब की बात करते हैं, तो नितिन नवीन ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रभारी के रूप में बहुत शानदार काम किया, लेकिन ऋतुराज सिन्हा, आर के सिन्हा के बेटे, जिस तरीके से लगे हैं, और बिहार से अकेले जिन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया गया, राष्ट्रीय प्राधिकारियों में शामिल किया गया, तो नितिन नवीन के बारे में कहा जा रहा है कि उनका मंत्री बनना तय है, और जब पथ निर्माण मंत्री रहे तो किसी विवाद में भी नहीं आए, और पहली बार मंत्री बने थे, और सबसे बड़ा विभाग कह सकते हैं, समझते ही हैं क्यों हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा विभाग, उसकी जिम्मेवारी उन्हें दे दी गई थी, तो वो निष्ठा का पुरस्कार ही मिला था। नहीं, और उन्होंने उसके बाद उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की। दिल्ली में जी। बीजेपी कई ऐसे ऑपरेशंस में वो शामिल रहे, जो हम्म। आमतौर पर पुराने और भरोसेमंद बड़े नेता करते हैं। उस तरह के काम में वो हम्म। दिल्ली में शामिल रहे, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया था। तो जी। ये वो चीज़ें हम जान रहे हैं, वो दूसरे स्टेट का मामला था, उन्होंने उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। तो ये हम्म। उनका उनका महत्व है पार्टी के लिए, तो उनको मंत्री बनाया जाए। अगर ये ठीक बात है, हम लोग पहले इस पर विचार किए हैं कि अभी बहुमत इतना कम है, इतना थिन है, मेजॉरिटी इतनी थिन है कि आप किसी को स्पेयर नहीं कर सकते हैं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ाए, फिर उसकी सीट पर बाई इलेक्शन हो। तो ये हो जी। सकता है कि ऐसा हो, तो फिर उनको मंत्री बनाना होगा। तो हर जाति समूह से एक-एक व्यक्ति को अभी पहली बार में मंत्री बना दिया जाएगा। एक हम्म। प्रतीकात्मक रूप से हर जाति और हर समूह को एक मैसेज हो जाएगा कि उसका आदमी मंत्री बन रहा है, बन गया। बाकी लोगों को लोकसभा चुनाव के बाद एडजस्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की होगी। इसी स्ट्रैटेजी पर उसने कई जगह काम किया है, हम लोगों ने देखा। अभी भी आप देखिए, महाराष्ट्र में जितनी संख्या है उसका 1/3 से
1/3 के आसपास मंत्रिमंडल खाली रखा गया है कि वो जी। कब कब जरूरत पड़ेगी, जिसको एडजस्ट करना पड़े, किसको नया कोई नया आ जाए, ये सब चीजें ध्यान में रख करके वो खाली रखा जाता है। जहां इस तरह की स्थिति होती जी। है वहां खासतौर से तो वो चीजें हम्म। अभी 10 तारीख और 12 तारीख के बाद क्लियर होंगी कि उसके पहले जो लोग अगर बनते हैं, 10 तारीख के बाद जो बनेंगे वो भी एक छोटा समूह होगा और बाकी लोग लोकसभा चुनाव के बाद बनेंगे। जिनको ऑब्वियस है, जो जिनके थ्रू उसकी कम्युनिटी को मैसेज दे सकते हैं, वो लोग मंत्री बन जाएंगे 10 तारीख के बाद, बहुमत साबित करने के बाद। जो विधानसभा का सत्र जिस दिन खत्म होगा उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और जिनके थ्रू मैसेज हो सकता है लोकसभा चुनाव के लिए, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। जी। अच्छा, लेकिन ये बताइए अजीत जी कि जो देखिए पहले जब प्रधानमंत्री की यात्रा रद्द हो रही थी, 13 जनवरी, 27 जनवरी, 4 फरवरी तय कर दी गई और माना गया कि नीतीश कुमार साथ में शेयर करेंगे मंच और इतनी सारी घोषणाएं होनी है, पटना बेतिया के बारे में कहा जा रहा है, बस 2.5 घंटे की दूरी रह जाएगी। फिर ये 4 फरवरी वाली यात्रा भी रद्द हो गई। क्या इसके भी कोई अर्थ है, मायने हैं? क्या कारण है ये 4 फरवरी की यात्रा भी प्रधानमंत्री को रद्द करनी पड़ी? हर बार तैयारी होती है और हर बार, और इस बार तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक मंच पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी होंगे। फिर क्या होगा? और बिहार के लिए बहुत सारी घोषणाओं के ऐलान का भी इंतजार है। जी, क्यों रद्द हो रही है बार-बार यात्रा? देखिए, जब कल ये सूचना आई कि प्रधानमंत्री की 4 तारीख की यात्रा रद्द हो गई है, तो हमने इसके बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश की। जो प्रेस का सिस्टम जी। है पीएमओ में और जो सरकार के भीतर, जो वहां से पता करने की कोशिश की, तो ऑफिशियली तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन 2 कारण बताए गए हैं जो अ, हो सकता है सही भी हो। एक कारण तो ये हुँ, बताया गया कि आज से लेकर के अगले 3-4 दिन तक मौसम बहुत खराब रहना है। तो जी। प्रधानमंत्री का उधर भी, अपने ईस्ट में भी हो सकता है कि हुँ, मौसम काफ़ी खराब रह सकता है, बारिश हो सकती है और इस तरह की कुछ सूचना थी। जिस एक कारण तो ये बताया गया कि मौसम खराब होने की वजह से मौसम विभाग के उसको समझते हुए, देख करके, उसकी चेतावनी को देख करके ये कैंसल कर दिया गया। तो एक जी। कारण तो ये बताया गया। दूसरा कारण लोग झारखंड को बता रहे हैं, क्योंकि हुँ, बिहार के तुरंत बाद, बिहार में तो दस्तखत, अभी जो शपथ के ऊपर दस्तखत किया था नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने, उसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि झारखंड का ऑपरेशन शुरू हो गया। तो जी। बिहार में एक ऑपरेशन खत्म हुआ, झारखंड में शुरू हो गया। आप देखा हम लोगों ने कि हुँ, किस तरह अगले ही दिन, जिस दिन बिहार में हुआ, उसके अगले दिन सोमवार को ईडी की टीम पहुंच गई दिल्ली में हेमंत सोरेन के घर पे। जो उनका शांति जी। निकेतन में घर है, वहां ईडी की टीम पहुंच गई। टीम पूरे दिन बैठी रही वहां और हुँ, सीएम एक तरह से लापता हो गए। जो कहा जाता है कि वो एकदम नॉन, ऐसा एकदम कम्युनिकेशन से बाहर हो गए, पूरा सेट बिल्कुल। ग्रिड से ही बाहर हो गए। कहाँ है हुँ। वो पता ही नहीं चल रहा था। तो वो उस ये और ये संडे को बात भी सुनने में अजीब लगा कि उनके घर से 36 लाख रुपए कैश जब्त किया गया, बीएमडब्ल्यू गाड़ी BMW उठाकर कार लाई भी। गई। हाँ, तो ये सब चीज़ें भी हो गई ना? हाँ, तो ये अगले ही दिन हो गया। संडे को शपथ हुई, जी। बिहार में संडे को शपथ है हुँ, और मंडे को ये काम हो गया दिल्ली में। यहाँ उस दिन दिल्ली में थे मुख्यमंत्री, लेकिन फिर वो हुँ, कम्युनिकेशन ग्रिड से बाहर हो गए और कल प्रकट हुए फिर रांची में अपने मुख्यमंत्री आवास में। तो विधायकों के साथ उन्होंने बैठक की। तो ये कहा जा रहा है, जो दूसरा पॉलिटिकल रीजन, जो ऑफ जी। द रिकॉर्ड जो बात करते हैं लोग, उसमें ये कहा गया कि झारखंड की वजह से यात्रा असल में रद्द हुई है, क्योंकि उसी यात्रा में उनको झारखंड और बिहार दोनों जाना था। तो जब तक हुँ, झारखंड का मामला कुछ ऐसा बड़ा होने की लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि जी। कुछ बड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री की हुँ, गिरफ्तारी, उनके इस्तीफे की बात, नया मुख्यमंत्री बनने की बात। फिर ये भी खबर आई कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक दल का नेता बनाने की कोशिश की, जिसका 7 लोगों ने विरोध कर दिया। 7 विधायकों ने, विरोध किया। 7 हुँ, विधायक बैठक में नहीं गए, जिसमें हेमंत सोरेन के अपने भाई बसंत सोरेन भी हैं और उनके बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन भी है। तो परिवार जी। के अंदर भी नाराजगी है। तो 7 लोग नहीं पहुंचे, सभी आदिवासी थे। तो एक हुँ, जो और विधानसभा अध्यक्ष भी थे उसमें, जो नहीं पहुंचे कल की बैठक में। तो जो बहुत भरोसे के आदमी माने जाते हैं मुख्यमंत्री के। तो ये एक कारण बताया गया कि झारखंड का जी। ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार अब होने लगा। जिस तरह से बिहार का ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार चला पूरे जनवरी, हुँ, और जनवरी अंत आते-आते बिहार का ऑपरेशन पूरा हुआ, उसी तरह से अगले दिन से झारखंड का ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब ये हो सकता है कि अव्यवस्था हो, मुख्यमंत्री ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जब ईडी जिस तरह से खोज रही थी, उनको उनको पकड़ अरेस्ट करने की बात है, फिर इस्तीफा और फिर अव्यवस्था, नया सीएम चुनना, बहुमत साबित करना। तो उस इस बीच हो सकता है कि इसकी ये एक कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री की यात्रा, रांची की भी यात्रा, रांची और धनबाद दोनों की यात्रा भी रद्द हो गई और बेतिया वाली यात्रा भी रद्द हो गई। तो ये 2 कारण बताए गए थे, एक तो मौसम का और एक झारखंड एपिसोड बताया गया था।
क्योंकि इसके अलावा कोई जी। राजनीतिक कारण बिहार का समझ में नहीं आ रहा है। अब तो हम्म। सरकार बन गई और सरकार बहुमत भी साबित कर देगी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशानी मत हम तो अभी जो देख रहे हैं उससे हमको नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी होगी बहुमत साबित करने में। तो जी। यही कारण हो सकता है या फिर कुछ चीज़ें तैयार हो रही हों, बन रही हों जो अभी पूरी नहीं हम्म। हुई होंगी। कुछ घोषणाओं के कई प्रधानमंत्री जब कोई भी घोषणा करते हैं, तो उसके पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, संबंधित मंत्रालय से तमाम परियोजनाओं की पूरी सूची तैयार हो जाती है। उसके आवंटन का फैसला हो जाता है, उसके पैसे कहाँ से आएँगे, ये सारी चीज़ें तय करने के बाद तब प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं। बिल्कुल। फिर हम्म। अपोज़िशन उसके पीछे पड़ जाता है। और एक जी। जो कारण ऐसे भी हमको समझ में आ रहा है, वो कारण ये है कि कहा नहीं किसी ने, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, तो उस सेशन हम्म। के दौरान भी, हालाँकि उस दिन तो 4 तारीख को संडे है शायद, संडे था 4 तारीख को, तो इस वजह से कोई ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन है, अपोजिशन अगर कोई ऐसी घोषणा कर दें, कुछ ऐसा काम हो जाए, तो अपोजिशन उसको इश्यू बनाता है हम्म। पार्लियामेंट के अंदर। तो ये भी हो सकता है, जी। ये भी एक कारण हो। सब हो हम्म। सकता है कि 10 तारीख के बाद, 12 तारीख के बाद जब मौसम थोड़ा और ठीक हो जाए और जो राजनीतिक धुंध छाई हुई है झारखंड में, वो धुंध भी हट जाए, तब उसके बाद प्रधानमंत्री की योजना बने। चूँकि इस बार प्रधानमंत्री आएँगे तो वो एक बिग बैंग वाली यात्रा होगी बिहार की उनकी, वो बड़ी बिल्कुल। घोषणाएँ हम्म। करेंगे और वो घोषणा जो है, जब प्रधानमंत्री अब अभी गए उत्तर प्रदेश, तो लोगों ने कहा कि, मीडिया ने कहा कि चुनाव का बिगुल फूँकेंगे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे हम चुनाव का बिगुल नहीं फूँकते, हम तो विकास का बिगुल फूँकते हैं और लोग हमको वोट दे देते जी। हैं। तो वहाँ हम्म। आकर के भी उनको इसी तरह का कुछ कहना है, कोई बड़ी बात कहनी है, बड़ी घोषणाएँ करनी है, तो उस तैयारी की वजह से भी हो सकता है टाइम लग रहा हो। ये भी लग रहा हो कि अभी नई सरकार बनी है, सब लोग सरकार क्या के फॉर्मेशन में, विभागों के बँटवारे में, बहुमत साबित करने के काम में उलझे हुए हैं, तो कहाँ रैलियों की तैयारी में लगाया जाए, ये भी कारण हो सकता है। तो जी। बिल्कुल। कोई इस उसमें एक मतलब कोई बड़ा पॉलिटिकल कारण बिहार के एंगल से नहीं दिख रहा है हमको। 10 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है यात्रा। ठीक है। जी, जी। चलिए, कोई कारण नहीं दिख रहा है। एक बात और, कल राहुल गांधी बिहार में थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया। एक चुटकुला भी सुनाया। खैर चलिए, चुटकुला की बात नहीं करते। लेकिन उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने, इसमें कितनी सच्चाई है हम और आप भी जानते हैं। आज नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया है कि नीतीश कुमार जातिगत गणना कराने के पक्ष में नहीं थे, और ये मैं था, मतलब राहुल गांधी, कि मेरे कारण और हमने दबाव बनाया। तो आज नीतीश कुमार ने जवाब दिया, ललन सिंह ने भी जवाब दिया है। देखिए, ललन सिंह अब जवाब देने लगे हैं, कांग्रेस को जवाब देने लगे हैं। देखिए, आगे आने वाले दिनों में वे लालू परिवार को भी जवाब देंगे, इस बात को भी तय मानिए। तो राहुल गांधी का बिहार आकर ये बोलना कि नीतीश कुमार जातिगत गणना के पक्ष में ही नहीं थे, कांग्रेस के कारण जातिगत गणना हुआ, क्या इस बात से आपको लगता है कि ये सही कह रहे हैं, या राहुल गांधी फिर चुप कर रहे हैं, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं? देखिए, ये राहुल गांधी के साथ एक प्रॉब्लम है कि उनका जो जो तंत्र है सूचना वाला और जो नैरेटिव सेट करने वाला जो तंत्र है, वो कई बार बहुत सतही बातें करता है। जैसे अभी जी। सब हम ये बड़ी हैरानी हुई 3-4 दिन पहले, और कई सेंसिबल चैनल वाले लोगों ने उस बयान को चलाया भी कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी के 20 विधायक उनके संपर्क में हैं। अब सोचिए, हम्म। बीजेपी का, ये कांग्रेस का कोई नेता कह दे कि 20 विधायक हमारे संपर्क में है, तो कितनी हास्यास्पद बात होगी ये। जी। बीजेपी का विधायक बिहार में क्यों कांग्रेस के संपर्क में जाएगा? और हम्म। कांग्रेस में है कौन संपर्क करने वाला वहाँ? तो ये इस तरह की हास्यास्पद बात हो गई। देखिए, हमको तो पूरी जी। टाइमलाइन पता है कि जिस हम्म। टाइमलाइन के हिसाब से हुआ, जब अप्रैल में नीतीश कुमार दिल्ली में आए मिलने, तो उस दिन तक बहुत रिलक्टेंट थे, राहुल गांधी को कोई उनके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, और जब नीतीश कुमार बैठे हुए थे, तो पूरी बात भी तवज्जो देकर के राहुल गांधी नहीं सुन रहे थे। जी। मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में थे, जो बहुत सेंसिबल लीडर हैं और नीतीश कुमार के हम्म। महत्व को समझते हैं, तो खड़गे जी ने पूरी बात सुनी उस समय। उस समय नीतीश कुमार ने जो-जो बातें कही, उसको राहुल गांधी ने गाँठ बाँध ली। आज वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से नीतीश कुमार ने उनको ज्ञान दिया कि जाति गणना और सामाजिक न्याय और आरक्षण की सीमा बढ़ाना अगले लोकसभा चुनाव में हमारे चुनाव लड़ने का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। नीतीश जी। कुमार ने उस समय एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव को कांग्रेस ने सपोर्ट किया। उन्होंने इनिशिएट किया कि हम सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करते हैं और एक विपक्षी गठबंधन बनाते हैं। और उसी बैठक हम्म। में नीतीश कुमार ने ये कहा कि जाति गणना पूरे देश में होनी चाहिए है और सामाजिक न्याय आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात होनी चाहिए हर जगह। और उसके वहां जी। से बिल्कुल। उठे हैं राहुल गांधी। उस मीटिंग के बाद से, हम्म। नीतीश कुमार की उस मीटिंग के बाद से, कोई भी आदमी चेक कर सकता है, उसके बाद वो जितनी बार कर्नाटक चुनाव प्रचार करने गए, हर बार जाकर के उन्होंने जाति गणना की बात कही, सामाजिक न्याय की बात कही। उसके पहले वो एक बार ये बात नहीं कहते थे। कर्नाटक का पूरा चुनाव उन्होंने नीतीश कुमार के एजेंडे पर लड़ा।
तो जी। ये एकदम फिर ये हास्यास्पद सी बात हो गई कि कांग्रेस चाहती थी जाति गणना कराना। अरे कांग्रेस चाहती है जाति गणना कराना तो कर्नाटक का के में जाति गणना के जो आंकड़े हैं वो जारी कर दीजिए। हम्म। वहां तो जाति गणना हुई है ना, उसका बिल्कुल सामाजिक आर्थिक हुई हुई। सर्वेक्षण हुआ तो आपकी सरकार है, मई से वहां जारी कर दीजिए उसको, जी। जब आप कमिटेड हैं तो। तो ये एक इस बात में कोई आधार नहीं है, ये कहने का कोई आधार नहीं है, ये एक क्रेडिट लेने की बात है। अगर आरजेडी के लोग कह रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने उसका भी जवाब दिया और बहुत लॉजिकल जवाब दिया है उन्होंने, कि जब उन्होंने जाति गणना की बात शुरू की तब तो आरजेडी विपक्ष में थी। जब हाँ। विपक्ष के नेता के नाते तेजस्वी यादव को लेकर के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास आए थे। उस जी। समय तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, ये तो नीतीश कुमार का बड़प्पन था कि वो उनको साथ में लेकर के आए। तो ये तो एजेंडा उनका पहले से था, शुरू से था नीतीश कुमार का। तो आज उन्होंने कहा भी कि तो हम किए, हम तो लेके गए उनको, वो तो दूसरी तरफ थे, तो हम लेके गए उनको। तो फिर भी इसके बावजूद अगर आरजेडी क्लेम करे, इसी आधार पर देखिए, जब अपोजिशन में थी बीजेपी, तो अमित शाह इसी जी। आधार पर ट्वीट लेते थे कि हमारा भी आदमी गया था, जब जाति गणना की बिल्कुल। बात हो रही थी तो वो भी गए थे और हम लोग सरकार में थे। तो जिस दिन फैसला हुआ, जिस दिन जाति गणना के आंकड़े आए, उस दिन आरजेडी साथ में थी, तो वो एक क्रेडिट अगर लेना चाहे तो फिर भी चलिए मान लीजिए कि वो कह सकती है। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी का ये कहना कि हमने कराया या हमारी वजह से नीतीश कुमार ने कराया या नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, ये तो सरासर गलत बात है। ये एक हास्यास्पद हो जाती है स्थिति। आपको अगर ये कहते कि हम भी सरकार में थे, जिस तरह से अमित शाह कह रहे थे कि हम भी सरकार में थे जी। जब डिसीजन हुआ, तब तक वहां तक बात ठीक थी। लेकिन आपने कराया तो आप कर्नाटक का घोषित कर दीजिए, जहां आपकी सरकार है, अभी अनाउंस कराइए कि हिमाचल प्रदेश में आप जाति गणना कराएंगे, आप तेलंगाना में जाति गणना कराएंगे। तो वो चीजें बिल्कुल। आप इस तरह से स्थिति हास्यास्पद हो जाती है, वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। और नीतीश कुमार ने इसलिए बहुत राइटली उन्होंने मतलब एकदम इशारा करके पिन पॉइंट करके अपनी बात कह दी, और ललन सिंह ने भी अपनी बात कह दी। उसका क्रेडिट देखिए, उसका क्रेडिट किसी को नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जो जी। जो जो बढ़ाई गई है आरक्षण की सीमा, अगर उसको मंजूरी हो जाती है, अभी तो वो हुई नहीं, अगर उसकी मंजूरी हो जाती है तब भी उसका क्रेडिट बीजेपी और जेडीयू ही ले जाएंगे, क्योंकि जो बिल्कुल। उसके बाद ये जो गैर यादव पिछड़ी जाती है और अत्यंत पिछड़ी जाती है, उनका वोट तो इन्हीं दोनों को जाता है ना, जेडीयू और बीजेपी को जाता है। और अगर सही बात। अगली बार आरक्षण की सीमा बढ़ाने की अगर बात होगी, देखिए हमको तो इस पर भी एक नजर हम लोग को रखनी चाहिए है कि प्रधानमंत्री आते हैं तो वो रोहिणी आयोग का जिक्र करते हैं कि नहीं, वो वर्गीकरण करने की बात करते हैं कि नहीं। उन्होंने जी। तेलंगाना के चुनाव में एक बड़ा वादा किया था और अभी वादा पूरा कर दिया। उन्होंने मडिगा को लेकर के एक वादा किया था और उसके वर्गीकरण के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बना दी। हो सकता है कि पिछड़ों के लिए भी वर्गीकरण के लिए कमेटी बना दे वो, और उसमें फिर अति पिछड़ा और नॉन यादव पिछड़े जो हैं उनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। तो ये जो जी। बिल्कुल। उसमें जाति गणना के आंकड़ों का इस्तेमाल हो, उसमें जो असामाजिक आर्थिक आंकड़े हैं, आर्थिक पिछड़ेपन के जो आंकड़े हैं उसका इस्तेमाल हो उसमें, तो उसके बाद तो फिर और भी क्रेडिट खत्म हो जाएगा आरजेडी और कांग्रेस का। वो सारा जी। क्रेडिट तो जेडीयू और उसके खाते में, बीजेपी के खाते में जमा होगा। तो ये राहुल गांधी का कहना थोड़ा कुछ ज्यादा बह गए, वो अटपटा थोड़ा है। जज्बाती हो गए, हाँ, जज्बात बिल्कुल। में बह गए, वो प्रवाह में आ गए, वो उनको नहीं कहना चाहिए। तो चलिए, जज्बात में बह गए और बिहार में बहुमत परीक्षण के दिन देखना होगा क्या खेला होता है। लेकिन अजीत जी का स्पष्ट मानना है कि तेजस्वी खेला नहीं कर पाएंगे। हाँ, मंत्री अभी कम बनेंगे, गाजर का माला बनाया जाएगा, ताकि आप प्रतीक्षा करते रहिए और लोकसभा चुनाव में लठैती कीजिए, चाहे आप जेडीयू के विधायक हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे हम के विधायक हैं। तो यह देखने की बात होगी आगे क्या, इस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप मेरे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।